हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस मैथमेटिशियन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अपने कैलकुलेशंस की वजह से कई सालों तक लॉटरी कंपनीज को ठगता रहा और उसने $27 मिलियन यानी 210 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि ये मैथमेटिशियन डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी का शिकार था जिसमें अल्फ़ाबेट्स को समझने में परेशानी होती थी, मगर किसी भी ऑब्जेक्ट और मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को वो चुटकियों में सॉल्व कर देता था। उसके मुताबिक नंबर्स को लेकर उसके अंदर एक जुनून था और इसी जुनून और प्यार की वजह से उसने लॉटरी टिकट्स के वो नंबर सॉल्व किए जिसने उसे एक मिलियनर बना दिया। हालांकि ये कभी पकड़ा नहीं गया, मगर एक न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर को एक दिन वो टिप मिलती है जिसकी वजह से उसका ये पूरा ऑपरेशन पकड़ा गया और तब उस जीनियस मैथमेटिशियन का वो सच सबके सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। तो आखिर कौन था ये जीनियस मैथमेटिशियन, कैसे वो इन लॉटरी के नंबर्स को फोर्ज करता था और वो कौन सी टिप थी जिसकी वजह से उसका ये पूरा फ्रॉड पकड़ा गया। इस पूरे लॉटरी स्कैम के मास्टरमाइंड का नाम है जेरी शेल्बी, जो मिशिगन के शहर एवार्ड का रहने वाला था। फरवरी सन 2003 की सुबह वो अपने घर में बने ऑफिस में पहुंचता है जहां हर तरफ पुराने न्यूज़पेपर और कुछ बुक्स फैली पड़ी थी और इसी दौरान उसकी नज़र एक लॉटरी टिकट पर पड़ती है जो काफ़ी दिनों से उसकी टेबल पर पड़ा था और तभी उसकी आंखें वो देख लेती हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाए। ये लॉटरी टिकट विनफॉल लॉटरी गेम का था जिसमें एक बहुत अनोखा ट्विस्ट हुआ करता था और जेरी उस टिकट को अपने हाथ में लेकर बहुत गौर से देखने लगता है। कुछ देर ऑफिस में गुजारने के बाद वो किसी काम से घर से बाहर चला जाता है जहां से लौटने में उसे रात हो जाती है और वो अपने बेड पर जाकर सो जाता है। आधी रात को अचानक जेरी की आंख खुलती है और उसके दिमाग में वो लॉटरी टिकट और उसके नंबर्स घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन हो जाता है कि वो उसी वक्त घर में बने अपने ऑफिस में पहुंचता है और उस लॉटरी टिकट और पेन पेपर को लेकर बैठ जाता है। अब जेरी उस लॉटरी टिकट के नंबर्स को उस पेपर पर लिखना शुरू करता है और वो पूरी रात इन नंबर्स को ऊपर नीचे और आगे पीछे करके लिखता रहा और इस तरह अगली सुबह हो गई। अब ये जेरी का एक रूटीन बन गया कि वो हर रात अपने घर में बने ऑफिस में जाता और वहाँ इस लॉटरी टिकट के नंबर्स को अलग अलग तरह से पेपर पर लिखता और धीरे धीरे उसे नंबर्स का वो पैटर्न दिखाई देने लगता है जिससे उसे ये समझ आने लगा कि उसके हाथ कुछ ऐसा लग चुका है जिसके बारे में ना ही कोई जानता है और ना ही किसी ने सोचा। इस पैटर्न के बनने के बाद जेरी को ये यकीन हो गया कि लॉटरी जीतना लक का नहीं बल्कि पूरे कैलकुलेशंस का गेम है और जो उसके हाथ लगा है वो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जेरी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ से उसका और उसकी बीवी का 9 साल का वो सफ़र शुरू होने वाला है जो लॉटरी की दुनिया को हिला कर रख देगा। इस पूरी कहानी में जेरी की बीवी मार्ज ने भी एक बहुत अहम रोल अदा किया और वो दोनों मिशिगन के शहर एवर्ट में उस वक्त आकर बसे थे जब इस शहर की आबादी कुल 1900 हुआ करती थी। जेरी और उसकी बीवी मार्ज की कहानी शुरू होती है एथेंस हाई स्कूल से, जहाँ वो दोनों स्कूल में पहली बार मिले और यहीं से दोनों में प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। जेरी को शुरू से ही एक डिस्लेक्सिया नामक बीमारी थी जिसकी वजह से उसे रीडिंग करने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि वो अलग अलग लेटर्स और वर्ड्स को एक साथ जोड़कर सेंटेंस में नहीं बोल पाता था और इसी वजह से रीडिंग एग्जाम्स में उसके नंबर्स हमेशा कम आते थे, मगर वो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। जेरी भले ही पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मगर वो एक पजल सॉल्वर था और उसे हर चीज़ में कोई ना कोई पैटर्न दिखाई देता था, जिसकी वजह से सन 1966 में उसका नंबर्स, पैटर्न्स और पजल्स को सॉल्व करने का सफ़र शुरू हुआ यूं कि जेरी को सन 1966 में केलॉग्स कंपनी में मटेरियल एनालिस्ट की जॉब मिल जाती है, जहां उसका काम था कि वो पैकिंग बॉक्सेस को इस तरह डिज़ाइन करे जिससे अंदर पैक होने वाला खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। जेरी का ऑफिस उसी फैक्ट्री के अंदर था जहां ये डब्बे में पैक होने वाले सीरियल्स बनाए जाते थे और चूंकि वो इस कंपनी का बॉक्स डिज़ाइनर था इसलिए वो दूसरी कंपनीज़ के सीरियल बॉक्सेस के सैंपल्स भी अपने पास रखता था ताकि वो अपनी कंपनी के बॉक्सेस को दूसरी कंपनी से बेहतर डिज़ाइन कर सके। जेरी ने अपने ऑफिस लैब के अंदर इसलिए रखा था ताकि वो दूसरी कंपनीज के सीरियल बॉक्सेस से सीरियल निकालकर उसे हीट करके उसका वजन कर सके और उसके निकलने वाले रिजल्ट्स को केलॉग्स फ्रूट लूप से कंपेयर कर सके। इसी दौरान एक दिन जेरी की नज़र जनरल मिल्स कंपनी के सीरियल बॉक्स पर पड़ती है जिस पर कुछ नंबर्स और लेटर्स लिखे हुए थे। ये वो नंबर और लेटर्स थे जो हर कंपनी अपने बॉक्सेस पर लिखती थी ताकि किसी भी बॉक्स की शेल्फ लाइफ का पता लगाया जा सके, और ये देखते ही जेरी सोचने लगता है कि क्या वो इन नंबर्स और लेटर्स से कुछ निकाल सकता है, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गया। जेरी इस बात की खबर अपने मैनेजर को देते हुए उसे ये बताता है कि वो इन नंबर्स और लेटर्स की मदद से ये बता सकता है कि डब्बे में पैक ये सीरियल्स अपनी शेल्फ लाइफ से पहले ख़राब हो चुके हैं और वो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। जेरी के मैनेजर को इस बात में कुछ खास दिखाई नहीं देता और वो जेरी से कहता है कि वो बस अपने काम पर ध्यान दे, मगर जेरी अपने मैनेजर की बात का बुरा ना मानते हुए इस बात से खुश था कि उसकी आंखें वो देख पा रही थी जो कोई और नहीं देख पा रहा था। अब जेरी का इंटरेस्ट दिन ब दिन नंबर्स में बढ़ता जा रहा था और अब वो मैथमेटिक्स की और बारीकियों को सीखना चाहता था, जिसकी वजह से उसने केलॉग्स कम्युनिटी कॉलेज की नाइट क्लासेस ज्वाइन कर ली।
अब जेरी अपने काम के साथ नाइट कॉलेज में भी पढ़ने लगा और महज कुछ ही सालों में उसने कई डिप्लोमास और मैथमेटिक्स बैचलर डिग्री भी हासिल कर ली। हालांकि वो मैथमेटिक्स में मास्टर्स भी करना चाहता था, मगर अपनी घरेलू जिम्मेदारी की वजह से कर नहीं पाया। जेरी चाहता था कि उसके बच्चे भी मैथ्स में इंटरेस्ट लें और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल करें, और इसी वजह से वो अक्सर अपने बड़े बेटे जो हाई स्कूल में था उससे जमा किए हुए कॉइन्स गिनवाता था। ये वो कॉइन्स थे जिन्हें अक्सर जेरी बैंक से खरीदता था, इस उम्मीद में कि अगर कॉइन्स बेचते वक्त बैंक से कोई गलती हो जाए तो उसके हाथ कुछ रेयर और कीमती कॉइन्स लग सकते हैं। और आखिरकार एक बार जेरी का अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार कॉइन्स का जो पैकेट उसने बैंक से खरीदे उसमें उसके हाथ एक पुराना और कीमती कॉइन लग गया, जिसे बेचकर उसने $6000 कमाए। बहरहाल कई साल केलॉग्स कंपनी में काम करने के बाद जेरी फैसला करता है कि अब वो दूसरों के लिए नौकरी नहीं करेगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। जेरी अपनी बीवी मार्च को ये बताते हुए उससे ये डिस्कस करता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, और तब उन दोनों के बीच ये तय होता है कि वो दोनों मिलकर एवार्ड मिशिगन में एक जनरल स्टोर खोलेंगे। एवार्ड उनके बिजनेस के लिए एक परफेक्ट जगह थी, क्योंकि यहाँ की आबादी महज 2000 थी और यहाँ के ज़्यादातर लोग वहाँ बनी 2 फैक्ट्रीज में वर्कर्स थे। हालांकि एक छोटा सा रिमोट कस्बा था, मगर 2 ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज होने की वजह से यहाँ के वर्कर्स को अच्छे पैसे मिलते थे और वो अपने लिए अच्छी खासी खरीदारी करते थे। बहरहाल जेरी और उसकी बीवी एवार्ड में अपनी जनरल स्टोर खोल लेते हैं और स्टोर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये स्टोर उन्होंने सन 1984 में शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने कॉर्नर स्टोर रखा, और जेरी की बीवी मार्च भी उसके साथ मिलकर ये स्टोर संभालने लगी। उनका एक फिक्स रूटीन था कि वो स्टोर को रोज़ सुबह 7 बजे खोल लेते थे और ये स्टोर रात 12 बजे तक कस्टमर्स के लिए खुला रहता था, जिसमें मार्च का काम था कि वो पूरा बुक्स डिपार्टमेंट संभालती थी और जेरी के जिम्मे स्टोर के लिए ख़रीदारी करने का काम था, जिसमें वो सिगरेट्स और शराब भी खरीदता था। हालांकि जेरी वैसे तो एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहा था और उसका रूटीन भी बहुत बोरिंग था, मगर उसका नंबर्स और पजल्स को सॉल्व करने का इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ और इसी का फ़ायदा उठाकर उसने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। मिसाल के तौर पर उस वक्त सिगरेट कंपनीज हर कन्वीनियंस स्टोर को एक कार्टन पर $2 का डिस्काउंट देती थी, ताकि वो उनकी सिगरेट्स अपने स्टोर के शेल्फ में लगाए, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो इन सिगरेट्स को डायरेक्ट कंपनीज से खरीदने लगा और उसने ये कार्टन्स उन छोटे रिटेलर्स को $1 के डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिए जिन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता था। इसका ये फ़ायदा हुआ कि वो जितने सिगरेट्स के पैकेट अपने कन्वीनियंस स्टोर से नहीं बेच पा रहा था, उससे ज़्यादा वो इन रिटेलर्स को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। चूँकि उनका ये कॉर्नर स्टोर सबसे ज़्यादा लंबे वक्त के लिए खुला रहता था और जेरी और उसकी बीवी भी ज़्यादातर कस्टमर्स को नाम से जानते थे, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट दिखाकर बेचा करते थे। और यहीं से जेरी के दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपने स्टोर में लॉटरी मशीन इंस्टॉल करेगा। हालांकि जेरी ने मशीन महज बिजनेस पर्पज़ के लिए इंस्टॉल कराई थी, मगर वो ये नहीं जानता था कि नंबर्स को सॉल्व करने का जुनून उसे इतना आगे ले जाएगा और आगे चलकर वो पूरी लॉटरी की दुनिया को बदलने वाला है। पहली लॉटरी मशीन जो स्टोर में इंस्टॉल हुई वो एक मरून कलर की मशीन थी जो मिशिगन स्टेट लॉटरी टिकट्स छापती थी। एवर्ट में रहने वाले लोगों ने इससे पहले कभी कोई लॉटरी मशीन नहीं देखी थी, इसीलिए इस बात की खबर पूरे एवर्ट में बहुत तेज़ी से फैलने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉटरी खेलने के लिए जेरी के स्टोर आने लगे। मिशिगन स्टेट जेरी को हर लॉटरी टिकट बिकने पर 6% का कमीशन दे रहा था और साथ ही साथ जीता हुआ लॉटरी टिकट अगर उसके स्टोर पर कैश कराया जाता है तो उन्हें 2% का एक्स्ट्रा कमीशन और मिलेगा। जेरी को भी ये समझ आने लगा था कि वो इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकता है, इसलिए वो अब न्यूज़पेपर्स में भी एड्स देने लगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉटरी टिकट खरीदें। जेरी सेल्स को बढ़ाने में भी बहुत माहिर था और अगर वो देखता कि लॉटरी टिकट्स की सेल डाउन हो रही है तो वो इन टिकट्स पर एक चमकता हुआ कॉइन लगा देता और कस्टमर से कहता कि अगर वो टिकट्स खरीदेंगे तो ये कॉइन उनके गेम में अच्छी किस्मत लेकर आएगा। जेरी का यह आइडिया भी काम कर गया और वो महज लॉटरी टिकट्स बेचकर साल के $20,000 कमा रहा था। हालांकि जेरी और उसकी बीवी खुद लॉटरी नहीं खेलते थे, मगर जेरी कभी कभार एक आध लॉटरी टिकट खरीद लेता ताकि वो ये जान सके कि इन लॉटरी टिकट्स के नंबर्स को किस मैच के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसका दिमाग हर वक्त इसी जद्दोजहद में रहता कि वो किसी तरह इन नंबरों का तोड़ निकाल सके, जिसमें वो आगे चलकर कामयाब भी हुआ। बहरहाल जेरी का बिजनेस आगे कुछ सालों में काफ़ी फल फूल गया और उसने कई लॉटरी मशीन्स और बढ़ा ली और कुछ लोग भी रख लिए जो इन लॉटरी मशीन्स को मैनेज करते थे। जेरी अब अपनी बीवी के साथ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने लगा और लगभग 15 सालों तक उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे, मगर सन 2000 में वो फैसला करते हैं कि वो काम से रिटायरमेंट ले लेंगे। इस फैसले के बाद वो अपने बिजनेस को बेच देते हैं और मार्च जो अब पूरी तरह घर संभाल लेती है, वहीं जेरी अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना वक्त काटता है या फिर कभी कभार कॉर्नर स्टोर चला जाता और वहाँ के नए ओनर से बातचीत करने लगता। जेरी अपने रिटायरमेंट बहुत सुकून और बहुत अच्छी तरह काट रहा था और तभी 3 साल बाद मिशिगन स्टेट एक नई लॉटरी लॉन्च करता है जिसका नाम था विनफॉल। रोज़ की तरह एक सुबह जेरी कॉर्नर स्टोर पहुंचता है वक्त काटने के लिए कि तभी उसकी नज़र एक लॉटरी ब्रोशर पर पड़ती है जिस पर विनफॉल लिखा हुआ था।
इस ब्रोशर में लॉटरी टिकट का जो प्राइस लिखा था वो महज $1 था, मगर एक बात थी जिसने जेरी का ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचा, वो था इस गेम का स्ट्रक्चर और किस तरह ये गेम डिज़ाइन किया गया था। इस लॉटरी गेम में प्लेयर्स को 1 से 49 नंबर्स के बीच 6 नंबर्स चुनने होते थे और मिशिगन स्टेट लॉटरी जब इन लॉटरी नंबर्स को अनाउंस करती थी तब इन प्लेयर्स को देखना होता था कि ये लॉटरी नंबर्स उनके चुने हुए नंबर से मैच हो रहे हैं या नहीं, और अगर किसी प्लेयर के चुने हुए 6 के 6 नंबर्स अनाउंस हुए लॉटरी नंबर से मैच हो जाते तो उनका जैकपॉट लग जाता, और अगर उनके 5, 4, 3 या उससे कम नंबर्स मैच होते तो ये अमाउंट कम हो जाता। हालांकि जैकपॉट अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि लॉटरी टिकट्स की कीमत महज $1 थी, मगर इसके बावजूद भी लॉटरी टिकट सस्ता होने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिकट खरीद रहे थे इस उम्मीद में कि एक दिन उनका जैकपॉट लग जाएगा। इसी दौरान जेरी का दिमाग इस गेम की उस कमी को पकड़ लेता है जो उसे एक मिलियनर बनाने वाली थी। जेरी देखता है कि विनफॉल गेम में अगर कोई जीत नहीं पाता तो जैकपॉट का अमाउंट बढ़ता चला जाता है, और अगर ये अमाउंट $5 मिलियन तक पहुंच जाता है तो इस गेम में एक रूल लागू हो जाता है जिसका नाम था रोल डाउन। रोल डाउन के हिसाब से ही जैकपॉट अमाउंट अब हर उस विनर में बटेगा जो सभी 6 नंबर्स के अलावा उससे कम नंबर्स को भी प्रेडिक्ट कर पाएगा और वो नंबर अनाउंस हुए लॉटरी नंबर से मैच हो जाएंगे। ये रोल डाउन हर 6 हफ्ते में एक बार होता था और मिशिगन स्टेट इसे एक बड़े इवेंट की तरह करता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉटरी खेलने की तरफ आकर्षित हों। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब टिकट्स खरीदने लगे ताकि उनके चुने हुए नंबर्स लॉटरी नंबर से मैच हो जाएं और जैकपॉट अमाउंट में उन्हें हिस्सा मिल जाए। इस ब्रोशर में ये भी लिखा था कि कितने सही नंबर्स प्रेडिक्ट करने पर कितने प्राइज मनी हैं, मगर वो ये देखता है कि 4 सही नंबर प्रेडिक्ट करने पर $200 का इनाम था और इसके चांसेस 1500 में से एक थे। इसका साफ मतलब था कि 1500 लोगों में से महज एक ही शख्स इन 4 सही नंबर्स पर दांव लगाकर ये $200 जीत सकता था। और अब जेरी अपने कैलकुलेशंस और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करता है जिससे उसे ये समझ आने लगता है कि अगर प्लेयर रोल डाउन तक रुक जाए तो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, मगर ये तभी मुमकिन है जब कोई सभी 6 नंबर्स को सही प्रेडिक्ट ना कर पाए। जैसे जैसे जैकपॉट अमाउंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे 3 सही नंबर्स का प्रेडिक्शन करने वाले प्लेयर्स का प्राइज मनी भी बढ़ता चला जाता है, और जो प्लेयर 4 सही नंबर्स को प्रेडिक्ट कर लेता है उसे इनाम का 50 गुना ज़्यादा दिया जाता है। अपना सारा हिसाब किताब लगाने के बाद जेरी को ये समझ आने लगता है कि वो ये लॉटरी टिकट्स उसी हफ्ते के दौरान खरीदेगा जिस हफ्ते रोल डाउन अनाउंस होने वाला हो, मगर उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो ये सब कुछ अपनी बीवी से छुपा कर रखना चाहता था, और इसके लिए वो एक बेहतरीन तरीका निकाल लेता है। क्योंकि जेरी खुद इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि जो कैलकुलेशंस वो बिठा रहा है वो सही हैं भी या नहीं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपनी थ्योरी को पहले पेपर पर टेस्ट करेगा। रोल डाउन वीक के दौरान वो लॉटरी टिकट्स नहीं खरीदता बल्कि सिर्फ कुछ नंबर्स अपने दिमाग में प्रेडिक्ट कर लेता है, और जब मिशिगन स्टेट लॉटरी को अनाउंस करता है तब उसके प्रेडिक्ट किए हुए नंबर्स बिल्कुल सही निकलते हैं और उसे ये समझ आने लगता है कि उसकी थ्योरी काम कर रही है। अपनी थ्योरी टेस्ट करने के बाद अब जो आखिरी काम बचा था वो ये था कि अब जेरी रियल लॉटरी खेले, और जैसे ही स्टेट लॉटरी अगला रोल डाउन अनाउंस करती है वैसे ही जेरी अपनी कार में बैठकर एक जनरल स्टोर के लिए निकल जाता है जो एवर्ट से 75 किलोमीटर दूर मैसिक में था। जेरी स्टोर में लॉटरी टिकट्स खरीदने आया था और उसने टिकट्स अपने शहर एवर्ट से इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग उसे जानते थे, और वो ये नहीं चाहता था कि लोग उससे ये सवाल पूछें कि वो इतने सारे टिकट्स क्यों खरीद रहा है। बहरहाल जेरी जब स्टोर के ओनर से लॉटरी टिकट्स देने के लिए कहता है तब वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि जेरी ने उससे 2200 लॉटरी टिकट्स मांगे थे। क्योंकि हर लॉटरी टिकट $1 का था इसलिए जेरी $2200 निकालकर स्टोर ओनर को देता है और खड़ा होकर टिकट्स प्रिंट होने का इंतजार करने लगता है। टिकट्स प्रिंट होने के बाद जेरी वहाँ से वापस लौट जाता है और रोल डाउन अनाउंस होने का इंतजार करने लगता है, और महज कुछ ही दिन बाद मिशिगन स्टेट रोल डाउन अनाउंस कर देता है। रोल डाउन अनाउंस होते ही जेरी सभी 2200 टिकट्स पर अलग अलग नंबर्स को प्रेडिक्ट कर उन पर सर्कल लगाने लगता है जिसमें 2, 3, 4 नंबर मैच हो जाते हैं, मगर वो 5 नंबर्स तक मैच नहीं कर पाता। और जब वो सारे टिकट्स को प्रेडिक्ट कर हिसाब किताब लगाता है तब उसकी जीत की रकम से महज $50 कम थे जितने उसने टिकट्स लेने के लिए खर्च किए थे, यानी $2150। अब तक यहाँ कोई और होता तो हार मान जाता, मगर जेरी के दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे थे और दोबारा अपने कैलकुलेशंस करने के बाद उसे ये समझ आता है कि उसने बहुत कम पैसे लगाए थे इस लॉटरी को जीतने के लिए, क्योंकि वो जितनी बड़ी लॉटरी जीतना चाहता था उसके हिसाब से उसने कम पैसे खर्च किए थे। अब उसे ज़रूरत थी और ज़्यादा टिकट्स खरीदने की ताकि वो अपने जीतने के चांसेस को अपनी थ्योरी के हिसाब से और बढ़ा सके, और इसी वजह से जैसे ही दूसरा रोल डाउन अनाउंस हुआ जेरी दोबारा उसी स्टोर के लिए निकल गया लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए। इस बार वो 3400 टिकट्स खरीदता है जो पिछली बार से 1200 टिकट्स ज़्यादा थे, मगर उसे हर वक्त यही डर सताता रहता कि अगर वो टिकट्स घर लेकर गया तो उसकी बीवी को इस बारे में पता चल जाएगा। इसलिए इस बार उसने सभी टिकट्स के नंबर को उसी जनरल स्टोर में बैठकर प्रेडिक्ट और सर्कल किया, और इस बार जो रिजल्ट उसके सामने आया उसे देख उसकी आंखों में चमक आ गई।
इस बार जेरी $6,300 जीत चुका था और ये उन पैसों से 46% ज़्यादा था जो उसने लॉटरी टिकट्स खरीदने में लगाए थे, और इस तरह वो विनफॉल लॉटरी का तोड़ निकाल चुका था जो आगे चलकर उसे बहुत अमीर बनाने वाली थी। अगले रोल डाउन में जेरी ने $8,000 के टिकट्स खरीदे और इस बार जो रकम उसने जीती वो थी $15,700, और इस बार ये उसके लगाए हुए पैसों पर 100% प्रॉफिट था। लगातार एक के बाद एक जीत से ये साबित हो गया कि जेरी की थ्योरी और उसके कैलकुलेशंस बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और तब वो फैसला करता है कि अब वो इस बारे में अपनी बीवी को बता देगा। एक वैकेशन के दौरान जब वो इस बारे में अपनी बीवी को बताता है तब वो हल्के से मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो जेरी के नंबर सॉल्व करने के टैलेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसे ये सुनकर कोई ताज्जुब नहीं होता। जेरी का मानना था कि ना तो वो कोई फ्रॉड कर रहा था और ना ही लॉटरी कंपनी को धोखा दे रहा था, वो बस सही वक्त पर ज़्यादा लॉटरी टिकट्स खरीद रहा था और अपने कैलकुलेशंस की वजह से हर लॉटरी जीत रहा था। जहाँ जेरी पहले अकेले लॉटरी टिकट्स खरीदने जाता था, वहीं अब उसकी बीवी मार्ज भी उसके साथ जाने लगी, और चूंकि ज़्यादातर स्टोर ओनर्स अब उन्हें जानते पहचानते थे, इसलिए किसी को भी उन पर कोई शक नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा लॉटरी टिकट्स क्यों खरीद रहे हैं। अब उनका एक रूटीन बन गया कि वो हज़ारों टिकट्स प्रिंट कराते, रोल डाउन के अनाउंस होने का इंतज़ार करते और अपने घर में बैठकर इन सभी टिकट्स को अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रेडिक्ट करते। सारे टिकट्स प्रेडिक्ट होने के बाद वो इसे दोबारा चेक करते कि उनसे कुछ छूट तो नहीं गया, और फिर जीतने पर लॉटरी टिकट्स को कैश करा देते। जेरी को अब ये लॉटरी स्कैम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे, और तब वो अपने बच्चों से पूछता है कि क्या वो भी इस लॉटरी से पैसे कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वो फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। मगर इस बार वो पूरी फैमिली मिलकर $18,000 हार जाती है, क्योंकि किसी और शख्स ने ये रोल डाउन जैकपॉट जीत लिया था और जीत के सारे पैसे उसे चले गए थे। इस हार के बाद जेरी के बच्चों का कॉन्फिडेंस बुरी तरह टूट जाता है, मगर जेरी उन्हें समझाता है कि ये महज खेल का एक हिस्सा है और उनके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। जेरी की बात मानते हुए उसके बच्चे दोबारा लॉटरी खेलते हैं और महज 2 हफ्तों के अंदर ही वो इतने पैसे कमा चुके थे जितने उन्होंने गंवाए थे। अपने स्कैम को बिजनेस में बदलने के लिए जेरी और उसकी बीवी मार्च सन 2003 में एक लॉटरी कॉरपोरेशन खोलते हैं, जिसका नाम उन्होंने GS इन्वेस्टमेंट रखा, और आगे चलकर ये कुल 25 लोगों की टीम बन गई, जिसमें 2 पुलिस वाले, 3 लॉयर और एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल था। सन 2005 आते आते अब उनकी कंपनी GS इन्वेस्टमेंट एक साथ 12 हफ्ते तक के रोल डाउन पर दांव लगा रही थी, जिसकी वजह से उनकी जीत की रकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहली बार में उन्होंने $40,000 जीते, जो दूसरी बार में बढ़कर $80,000 हो गए, और तीसरे हफ्ते में ये रकम बढ़कर $1,40,000 हो गई, जिसकी वजह से वो बेशुमार पैसे कमा रहे थे। मगर तभी मिशिगन स्टेट अचानक विनफॉल लॉटरी को बंद कर देती है। उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि उनके लॉटरी टिकट्स की सेल दिन ब दिन कम होती जा रही थी, और ये खबर सुनकर जेरी और उसकी कंपनी में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत मायूस हो गए। जेरी अभी सोच में पड़ जाता है कि वो और उसकी कंपनी अब क्या करेंगे, कि तभी उसके कंपनी का एक पार्टनर उसे मेल करके बताता है कि मैसेच्यूसेट्स ने एक और नई लॉटरी लॉन्च की है जो विनफॉल से मिलती जुलती है, और उसका नाम है कैश विनफॉल। हालांकि इन दोनों लॉटरीज के नाम काफ़ी हद तक एक जैसे थे, मगर इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, जिसमें पहला फ़र्क ये था कि इस लॉटरी के हर टिकट की कीमत थी $2, जो विनफॉल से $1 ज़्यादा थी, और इसमें जो भी 6 नंबर्स प्रेडिक्ट करने थे वो 1 से 46 नंबर्स के बीच होने वाले थे, जबकि विनफॉल में यही नंबर 1 से 49 के बीच थे, और साथ ही साथ इसमें रोल डाउन $2 मिलियन के अमाउंट तक पहुँचने पर था, जबकि विनफॉल में यही अमाउंट $5 मिलियन पर था। अब जेरी के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैसेच्यूसेट्स एवर्ट से लगभग 1100 किलोमीटर दूर था, और जेरी भी वहाँ किसी स्टोर ओनर को नहीं जानता था जो बिना शक किए उसे हज़ारों टिकट्स निकाल कर दे दे। मगर जल्दी उसे अपने पार्टनर से मैसेच्यूसेट्स के एक स्टोर ओनर का कॉन्टैक्ट मिल जाता है जो उसकी मदद करने वाला था। सन 2005 की एक सुबह जेरी फैसला करता है कि वो इस कैश विनफॉल लॉटरी को खेलेगा, और अपनी कार में बैठकर मैसेच्यूसेट्स के लिए निकल जाता है, जो कि एक 12 घंटे लंबा सफ़र होने वाला था। मैसेच्यूसेट्स लॉटरी का एक स्ट्रिक्ट रूल था कि वो टिकट्स की सेल और किसी भी ऐसी चीज़ जो उनके रूल्स के खिलाफ होती थी उस पर बहुत कड़ी नज़र रखते थे, और यही वो वजह थी कि हर स्टोर ओनर को एक दिन में $5,000 से ज़्यादा के टिकट्स बेचने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि ये जेरी के लिए एक परेशानी थी, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि जिस स्टोर ओनर के बारे में उसके पार्टनर ने बताया था वो उसे हज़ारों टिकट्स देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इसके बदले वो जेरी की कंपनी GS इन्वेस्टमेंट में एक छोटी सी पार्टनरशिप मांगता है जो उसे दे दी जाती है। कैश विनफॉल लॉटरी को पहली बार खेलने में जेरी 60,000 टिकट्स खरीद लेता है, जिसकी कीमत थी $1,20,000, और इस बार रोल डाउन वीक में जो रकम उन लोगों ने जीती वो थी $7,20,000। उधर मैसेच्यूसेट्स लॉटरी के भी टिकट्स इस कैश विनफॉल की वजह से खूब बिक रहे थे, जिसकी वजह से लॉटरी अमाउंट भी बढ़ता जा रहा था, और जेरी और उसकी बीवी मार्ज इसी बात का फ़ायदा उठाकर लगातार एक के बाद एक लॉटरी खेले जा रहे थे, और सन 2006 आते आते वो लोग $5 मिलियन लॉटरी से कमा चुके थे।
इतने सालों में महज एक बार यानी सन 2010 में एक लॉटरी ऑफिसर ने उन्हें टिकट्स खरीदते दौरान चेक किया, मगर उसने अपने सीनियर्स को यही बताया कि सब कुछ ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जेरी के बच्चे और उनके रिश्तेदार भी इस लॉटरी स्कैम का फ़ायदा उठाकर बेशुमार पैसे कमा रहे थे। जेरी ने उस पूरे फ्रॉड को अंजाम देने के लिए एक रूल बना रखा था, और वो ये था कि सभी लोग चुपचाप बिना किसी का ध्यान खींचे लॉटरी खेलेंगे। मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो इस रेस में अकेला नहीं है, क्योंकि मैसाचुसेट्स की MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रुप ने भी कैश विंडफॉल की इस कमी को पकड़ लिया था, और अब वो लोग भी रोल डाउन पर बड़े दांव लगाकर बड़े पैसे बना रहे थे। जेरी और उसकी कंपनी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी सन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इस लॉटरी स्कैम ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जून सन 2011 की एक दोपहर एंड्रिया एस्टस, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थी, उसके पास एक खबर आती है, और वो खबर ये थी कि कैश विंडफॉल लॉटरी में कुछ अजीब हो रहा है। ये सुनते ही एंड्रिया उन लोगों की एक लिस्ट बनाना शुरू करती है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में $20,000 20 बार से भी ज़्यादा जीते हों। अपनी छानबीन में उसे ये पता चलता है कि मिशिगन की कंपनी GS इन्वेस्टमेंट हज़ारों से लेकर लाखों लॉटरी टिकट्स खरीद रही थी, और जिस स्टोर से वो लोग ये टिकट्स खरीद रहे थे उसका नाम था बिली बेवरेजेस, और ये वही स्टोर था जिसके ओनर को उन्होंने अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दी थी। ये पता चलते ही वो 12 जुलाई सन 2011 की सुबह बिली के स्टोर के लिए निकल जाती है, और रोल डाउन आने में महज एक हफ्ता बाकी था। स्टोर के अंदर घुसते ही वो देखती है कि जेरी की बीवी मार्ज और स्टोर का ओनर दोनों मिलकर लॉटरी टिकट्स निकाल रहे थे, जिसके बाद वो उनसे कुछ सवाल पूछती है, मगर उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। चूँकि एंड्रिया को जेरी की लोकेशन भी मालूम थी, और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो जेरी को भी लॉटरी टिकट्स निकालते देखती है, मगर जेरी भी उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है। अब एंड्रिया और ज़्यादा स्टेट लॉटरी के रिकॉर्ड्स की छानबीन करने लगती है, जहां उसे ये पता चलता है कि कुछ दूसरे ग्रुप्स और भी हैं जो वही कर रहे हैं जो जेरी और उसकी बीवी मार्च कर रहे हैं। लॉटरी ऑफिशियल्स भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहे थे, क्योंकि शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर इस स्कैम का खुलासा हुआ तो उन सभी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। मगर तभी स्टीवन ग्रॉसमैन, जो मैसाचुसेट्स का नया ट्रेजरर था, उसे एंड्रिया की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके फ़ौरन बाद ही मैसाचुसेट्स स्टेट लॉटरी 7 कन्वीनियंस स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर देती है, जिसमें बिली बेवरेज और वो स्टोर भी शामिल था जहां जेरी लॉटरी टिकट्स निकाल रहा था। 31 जुलाई की सुबह मैसाचुसेट्स के हर न्यूज़पेपर में खबर हेडलाइन बन चुकी थी, जिसे पढ़ने के बाद सभी के होश उड़ गए, और साथ ही साथ ये स्टोरी अब न्यूज़ चैनल्स पर भी दिखाई जाने लगी, जिसकी वजह से स्टेट लॉटरी और उसके एम्प्लॉयज़ को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इस खबर के छपने के 2 दिन बाद ही मैसाचुसेट्स स्टेट लॉटरी ये अनाउंसमेंट करती है कि अब कोई भी स्टेट एक दिन में $3,000 से ज़्यादा के लॉटरी टिकट्स नहीं बेच पाएगा। उधर जेरी और उसकी बीवी मार्च का फोटो भी हर आर्टिकल में छप रहा था, जिसकी वजह से जेरी बहुत गुस्सा था, क्योंकि उन्हें हर स्टोरी में चीटर बताया जा रहा था, और इसी वजह से वो फैसला करता है कि वो एंड्रिया को एक इंटरव्यू देगा, वही रिपोर्टर जिसने इस पूरे केस की छानबीन की थी। इस इंटरव्यू में उसने खुलकर बताया कि वो और उसकी बीवी कैसे इस लॉटरी गेम में शामिल हुए और कैसे दूसरे ग्रुप्स इस लॉटरी को मैनिपुलेट कर रहे थे। जहां एक तरफ पुलिस इस फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी, वहीं जेरी अभी भी लॉटरी से पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रहा था। मगर चूंकि एंड्रिया की रिपोर्ट के बाद ये पूरा स्कैम बेनकाब हो गया था, और उन्हें कोई भी ऐसा स्टोर नहीं मिल रहा था जो उन्हें बड़ी क्वांटिटी में लॉटरी टिकट्स निकाल कर दे सके। एक बार तो जेरी ने जब एक स्टोर ओनर से लॉटरी टिकट्स निकालने की बात की, तब उसने इस बात की खबर पुलिस को दे दी। जनवरी सन 2012 वो आखिरी महीना था जब जेरी ने आखिरी बार कैश विंडफॉल लॉटरी खेली, और जब उन्होंने इसे अलविदा कहा तब तक वो $27 मिलियन कमा चुके थे। ये पैसे उन्होंने मिशिगन और मैसाचुसेट्स में पिछले 9 साल तक लॉटरी खेलकर कमाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी GS इन्वेस्टमेंट को भी बंद कर दिया। इस कहानी में जेरी ने साबित कर दिया कि लॉटरी जीतने में लक का नहीं बल्कि नंबर्स का हाथ होता है, और जो लॉटरी नंबर्स दूसरों के लिए समझना बहुत मुश्किल था, वही लॉटरी नंबर्स जेरी के लिए एक 6th क्लास की मैथ्स की तरह थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।